अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं अपना फर्स्ट लेक्चर और वो है स्टैटिस्टिक्स के बारे में। इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। The statistics is a word comes from Latin word status, meaning a political state or a group of members or figures. Those represent some information of our human interest, for example, information about the sizes of population and armed forces. So यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है और इसकी हिस्ट्री बताई गई है कि ये स्टैटिस्टिक्स का वर्ड लैटिन वर्ड स्टेटस से डिराइव किया गया है और स्टेटस के मीनिंग को यहाँ एक्सप्लेन किया गया है। और बेसिकली जो भी वर्ड हम यूज़ कर रहे होते हैं उसका जो रूट वर्ड होता है या वो जिस वर्ड से डिराइव किया गया होता है उसका मीनिंग बेसिकली उसके मीनिंग्स में इन्वॉल्व होता है। सो द वर्ड स्टेटस, क्योंकि ये इस वर्ड से डिराइव किया गया है स्टैटिस्टिक्स का वर्ड, तो स्टेटस का जो भी मीनिंग है वो डेफिनेटली रिलेट करेगा स्टैटिस्टिक्स वर्ड या एज अ सब्जेक्ट जो हम इसको यूज़ करते हैं उससे इसको डेफिनेटली इनका रिलेशन होता है। तो इसीलिए हमेशा बताया जाता है किसी भी वर्ड या किसी भी डेफिनेशन या किसी भी चीज़ की हिस्ट्री इसीलिए बताई जाती है क्योंकि उसका जो उसका मीनिंग होता है वो वहीं से डिराइव होके आ रहा होता है। सो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में सबसे पहले डेफिनेशन दी जा रही है स्टैटिस्टिक्स की। स्टैटिस्टिक्स इज़ द साइंस ऑफ कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्रेजेंटिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग डेटा टू असिस्ट इन मेकिंग मोर इफेक्टिव डिसीजन। सो बेसिकली स्टैटिस्टिक्स क्या है, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन दी गई है और आप इस डेफिनेशन को अगर समझ जाएं तो आपको समझ आ जाएगी कि स्टैटिस्टिक्स एज अ सब्जेक्ट, एज अ फील्ड, उसके क्या क्या कॉर्नर्स हैं और वो ओवरऑल किन किन चीज़ों को कवर करता है। तो यहाँ सबसे पहले बताया जा रहा है कि सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स इज़ द साइंस ऑफ कलेक्टिंग। कलेक्टिंग का मतलब ये है कि हमारे पास जो भी डाटा है उसको हमने कलेक्ट करना होता है। सबसे पहले ज़ाहिर है डाटा हमारे पास खुद ही से तो नहीं आ जाता, तो हमको उसको कलेक्ट करना होता है। जितने भी डाटा जहाँ भी मौजूद हैं, जितने भी लोग उसको यूज़ करें फर्दर, डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं कलेक्ट किए गए हैं। जितने भी सर्वेज होते हैं उनमें जो भी डाटा होता है वो कलेक्ट किया जाता है। तो सबसे पहले क्योंकि स्टैट्स में सारा का सारा काम डाटा का होता है और स्टैट्स की एक और डेफिनेशन भी है जो कि बहुत छोटी सी है, विच इज़ के स्टैटिस्टिक्स इज़ डील्स विद द न्यूमेरिकल फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, सो जो भी इंफॉर्मेशन है उसकी जो न्यूमेरिकल फॉर्म है उसके साथ डील करता है स्टैट्स, या ये है कि जो भी डाटा, इन अदर वर्ड्स वो न्यूमेरिकल फॉर्म कहलाती है डाटा। सो सबसे पहले हमने क्या करना है, कलेक्ट कर लिया डाटा, देन हमने उसको ऑर्गेनाइज करना होता है क्योंकि जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं तो वो अनऑर्गेनाइज डाटा होता है, वो या आप कह लें कि रॉ डाटा होता है। तो सबसे पहले उसको समझने के लिए या उसको फर्दर प्रोसेस करने के लिए ये ज़रूरी होता है कि हम उसको ऑर्गेनाइज़ करें। और उसको ऑर्गेनाइज़ हमने कैसे करना होता है ये भी हम स्टैट्स में सीखते हैं कि हमने उसको सेकंड स्टेप पे जो ऑर्गेनाइज़ करना है वो कैसे करना है, और जो फर्स्ट स्टेप पे कलेक्टिंग ऑफ डाटा ये भी हम स्टैट्स से सीखते हैं कि हमने किस तरह से कलेक्ट करना है। थर्ड है प्रेजेंटिंग। सो ये भी प्रेजेंट करना कि जब हमने उसको ऑर्गेनाइज कर लिया अब हम अपने डाटा को किस किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। देन एनालाइजिंग। सो एनालाइज करते हैं, जब आपने उसको प्रेजेंट कर लिया तो अब हम उस पर कुछ एनालिसिस करते हैं, एनालाइज करते हैं उसको, एंड देन फाइनली हम उसको इंटरप्रेट करते हैं डाटा को ताकि हम कोई भी डिसीजन ले सकें। सो ये सारा जो प्रोसेस कहलाता है, ये सारा प्रोसेस है जी प्रोसेस विच इज़ यूज्ड इन स्टैटिस्टिक्स। ये साइंस है जो कि सारी की सारी डील करती है विद डाटा, और ये सारे के सारे स्टेप्स यहाँ पे बताए गए हैं। सबसे पहले कलेक्शन, ज़ाहिर सी बात है डाटा आएगा तो आप फर्दर उस पर कोई ना कोई काम करेंगे ना, तो सबसे पहले तो हमने डाटा लेना है, देन हमने उसको ऑर्गेनाइज किया, प्रेजेंट किया, एनालाइज किया, एंड फाइनली हमने उसको
इंटरप्रेट करना होता है ताकि हम कोई ना कोई उसके लिए कोई ना कोई डिसीजन ले सकें. So now another example यहाँ पे आ गई है, a body of methods dealing with the collection, description, analysis and interpretation of information that can be given in numerical form. So ये दो definition हैं और ये almost एक ही बात आप देखें, वही collecting, description, analysis. तो ये दो definitions यहाँ पे जो आपको दिखाई गई हैं, इसके अलावा भी stats की और भी बहुत सारी definitions हैं, लेकिन ये सारी की सारी डेफिनेशंस यही बताती हैं कि स्टैट्स डील करता है डाटा के साथ, और वही सारी बातें जो हमने यहाँ पे भी इन दो डेफिनेशंस में डिस्कस की. मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स. स्टैटिस्टिक्स हैज़ टू मीनिंग्स, एज इन प्लूरल सेंस एंड इन सिंगुलर सेंस. तो स्टैटिस्टिक्स जो वर्ड है यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स, ये दो सेंस में यूज़ किया जाता है. इसी वर्ड को हम प्लूरल सेंस में भी यूज़ करते हैं और सिंगुलर में भी. In plural sense, it means a systematic collection of numerical facts, and in singular sense, it is the science of collecting, classifying and using statistics. So हम देखते हैं इसको थोड़ा सा डिटेल में कि plural sense में statistics are numerical statements of facts in any department of inquiry placed in relation to each other. अगर हम स्टैटिस्टिक्स को प्लूरल सेंस में इस वर्ड को यूज़ करें, जो कि आप देखेंगे कि आप गौर करेंगे कि ये आसपास आपको ये जो वर्ड है स्टैटिस्टिक्स, ये यूज़ हो रहा होगा, बट नॉट एज द सब्जेक्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स. यानी कि एक तो ये सब्जेक्ट है ना स्टैटिस्टिक्स का, जो हम पढ़ रहे हैं, जो आपने अभी पढ़ना स्टार्ट किया है, इसका नाम भी स्टैटिस्टिक्स है, लेकिन ये प्लूरल सेंस में यूज़ नहीं होता है, सिंगुलर सेंस में यूज़ होता है. बट ये वर्ड आप और भी जगहों पे यूज़ होते हुए देखेंगे, और वो यूज़ हो रहता है इन प्लूरल सेंस. और वो किस लिए यूज़ हो रहता है? स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट्स इन एनी डिपार्टमेंट. यानी कि आपको बताया जाए, कहीं आप देखेंगे या आप पूछें, फॉर एग्जांपल आप सुने कि पाकिस्तान में फूड की स्टैटिस्टिक्स क्या है, या सॉरी फ्रूट्स की स्टैटिस्टिक्स क्या है. ठीक है, तो फ्रूट्स की स्टैटिस्टिक्स में जितनी भी न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन है अबाउट द फ्रूट्स, कोई भी फैक्ट्स हैं जहाँ इंक्वायरी हो रही होती है, वहाँ आपको उनकी स्टैटिस्टिक्स सारी बता दी जाएंगी. फॉर एग्जांपल अगर हमने कहा कि फ्रूट्स की स्टैटिस्टिक्स क्या है पाकिस्तान में, तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इसके बारे में. और वो इन्फॉर्मेशन क्या होगी कि पाकिस्तान में अगर आप एक मंथ की बात करें, एक मंथ के स्टैटिस्टिक्स अगर आपको चाहिए फ्रूट्स के बारे में, तो वो ये होंगे कि कितनी फ्रूट्स जो हैं वो कितनी ग्रो हुई, कितनी फ्रूट्स जो हैं वो एक्सपोर्ट हुई, कितनी फ्रूट्स सेल हुई, कितनी फ्रूट्स ज़ाया हो गई. सो ये सारे जो हैं स्टैटिस्टिक्स हैं, न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन है जिसकी इंक्वायरी की जा रही है अबाउट. अभी हमने एग्जांपल ली फ्रूट्स के बारे में, इसी तरह और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी इंक्वायरी की जब जाती है, या उनको जब हम स्टडी कर रहे होते हैं, तो उसकी जो जितने भी न्यूमेरिकल फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उसके बारे में स्टेटमेंट्स, वो कहलाती हैं स्टैटिस्टिक्स. इसी तरह आप देखें, अगर हम कहते हैं कि गंदम है पाकिस्तान में, तो गंदम की स्टैटिस्टिक्स क्या हैं, तो गंदम के स्टैटिस्टिक या वीट स्टैटिस्टिक्स में आपके पास सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी वीट के बारे में. आप पाकिस्तान हम कह रहे हैं, या अगर पंजाब कह देते हैं, तो पंजाब की सारी इन्फॉर्मेशन के कितनी गंदम को जो है वो कितने एरिया पे उसको किया गया, और फिर उसकी कितनी प्रोडक्शन हुई, उसमें से कितनी यूज़ हुई, कितनी एक्सपोर्ट हुई, अगर हम एक्सपोर्ट करें, उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं. तो ये सारी की सारी जो बातें हैं, ये सारी स्टैटिस्टिक्स हैं अबाउट वीट इन पाकिस्तान या इन पंजाब, हम उसको स्पेसिफाई भी कर देते हैं. सो ये था इसका यूज़ इन द प्लूरल सेंस. ओके, नाउ सिंगुलर सेंस. Statistic may be defined as the collection, presentation, analysis and interpretation of numerical data. So statistics को अगर हम singular sense में यूज़ कर रहे हैं, तो वो वही definition आ गई उसकी जो कि हमने इस subject की statistics के subject की definition देखी थी कि ये subject आखिर है क्या. तो उसमें आपने definition जो पढ़ी थी वही सारे यहाँ पे स्टेप्स बताए गए हैं: कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा. सो इसका मतलब ये है कि जो हम ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं स्टैटिस्टिक्स, ये इस वर्ड को हम
उसके लिए सिंगुलर सेंस में यूज़ करते हैं, और अगर ये वर्ड प्लूरल सेंस में यूज़ हो रहा है तो वो कहाँ यूज़ हो रहा है, जहाँ पे आपको किसी भी चीज़ के बारे में फैक्ट्स एंड न्यूमेरिकल फिगर्स आप बता रहे हैं या जान रहे हैं या उनकी इंक्वायरी कर रहे हैं। Why we use statistics? सो हम स्टैटिस्टिक्स को यूज़ क्यों कर रहे हैं? इन अदर वर्ड्स यहाँ पे हमें स्टैटिस्टिक्स की इम्पोर्टेंस बताई जा रही है कि स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करके क्या क्या फ़ायदा हो सकता है, स्टैटिस्टिक्स कहाँ कहाँ कैसे यूज़ हो रही है। सो टू बी अ गुड कंज्यूमर ऑफ रिसर्च में हमारी बहुत हेल्प होती है। डाटा को समराइज़ करना, डाटा को अंडरस्टैंड करना, उसमें स्टैटिस्टिक्स बहुत अहम होता है। और इसके अलावा टू सेपरेट एक्चुअल डिफरेंसेस फ्रॉम चांस वेरिएशंस, फॉर एग्जांपल जैसे मेडिकेशन होती हैं, ट्रीटमेंट्स होते हैं डिफरेंट तरह के। और उसके बाद अगेन स्टैटिस्टिक्स को यहाँ पे बताया गया है कि प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड इन्फरिंग द डाटा। सो जहाँ पे भी डाटा को आपने ये सारे यूजेस करने हैं, आपने डाटा कलेक्ट करना है, वहाँ पे आपको स्टैट्स हेल्प करेगा। आपने ऑर्गेनाइज करना है, स्टैट्स हेल्प करेगा। एनालाइज करने के लिए, इंटरप्रेट एंड इन्फरेंस के लिए भी स्टैट्स की बहुत सारी हेल्प होती है। स्टैटिस्टिक्स इज़ द साइंस ऑफ डिसीजन मेकिंग, तो डिसीजन मेकिंग में भी स्टैट्स बहुत अहम होता है। स्टैटिस्टिक्स इज़ द प्रोसेस टू कन्वर्ट डाटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकर्स। सो हमारे पास ये सारे यूजेस हैं स्टैटिस्टिक्स के। स्टैटिस्टिक्स ऑल्सो अलाउ अस टू इन्फर आवर फाइंडिंग्स टू द जनरल पॉपुलेशन। सो यहाँ पे हम इन्फरेंस जो करते हैं रिजल्ट्स के बारे में, जो भी हम इन्फरेंस करते हैं डाटा के बारे में, वहाँ पे भी स्टैट्स हमारी बहुत हेल्प करता है। वाई स्टैटिस्टिक्स इज़ इम्पॉर्टेंट डेली लाइफ एग्जाम्पल। सो यहाँ पे हमारी क्योंकि स्टैटिस्टिक्स एक ऐसी फील्ड है जो कि हर फील्ड में यूज़ हो रही है। स्टैटिस्टिक्स ऑलमोस्ट हर फील्ड में ये यूज़ हो रहा है। स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट या स्टैटिस्टिक्स की जितनी भी इंफॉर्मेशन है, और इसके अलावा हमारी डेली लाइफ में भी स्टैटिस्टिक्स को हम कहीं ना कहीं अप्लाई कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन ये अलग बात है कि हमें नहीं पता होता कि ये हम जो कर रहे हैं ये थोड़ा स्टैटिस्टिकल वे में हम कर रहे हैं। नॉर्मली तो हमें नहीं पता चलता। इसके अलावा जो हम दुनिया में देखें तो दुनिया में बहुत जगहों पे स्टैटिस्टिक्स यूज़ हो रहा होता है, लेकिन ज़ाहिर है कि क्योंकि हमें पता नहीं है तो हमें नहीं पता चलता कि स्टैटिस्टिक्स कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है। सो यहाँ पे डेली लाइफ की हमारे पास कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे आपको दी जा रही हैं ताकि हमें पता चल जाए कि स्टैटिस्टिक्स की इम्पोर्टेंस कहाँ है और ये कितना ज़्यादा इन्वॉल्व है हमारी डेली लाइफ में। सो फर्स्ट एग्जांपल दी गई है वेदर फोरकास्ट में। आपको पता है वेदर फोरकास्ट कितनी इम्पॉर्टेंट होती है, और हम बहुत दफ़ा वेदर फोरकास्ट की बेस पे ही बहुत सारे डिसीजंस ले रहे होते हैं। कल अगर कोई इम्पॉर्टेंट इवेंट है और वो अगर वेदर से इफ़ेक्ट हो सकता है तो वेदर की फोरकास्ट को हम ज़रूर कंसल्ट करते हैं। सो डू यू वॉच द वेदर फोरकास्ट समटाइम ड्यूरिंग द डे? हाउ डू यू यूज़ दैट इन्फॉर्मेशन? हैव यू एवर heard the forecaster talk about weather models? These computer models are built using statistics that compare prior weather conditions with current weather to predict future weather. So जो वेदर फोरकास्ट की जाती हैं, फोरकास्ट का मतलब है कि जो प्रेडिक्शंस की जाती हैं, जैसे आज आप कल की प्रेडिक्शन देख सकते हैं, आप पूरे हफ्ते की प्रेडिक्शन देख सकते हैं। हम प्रेडिक्शन में यही देखते हैं ना, कल बारिश होगी नहीं होगी, धूप होगी नहीं होगी, बारिश है कितनी है, जो भी ये सारी प्रेडिक्शंस आती हैं ये सारी हम वेदर फोरकास्ट में ही देखते हैं। तो ये कैसे बन जाती हैं? यहाँ पे हमारे पास स्टैट्स के मॉडल्स अप्लाई होते हैं। वेदर पे हम कुछ मॉडल या स्टैटिस्टिकल टूल्स का मतलब ये है कि स्टैट्स के कुछ फॉर्मूलाज, कुछ प्रोसीजर्स, कुछ टेक्निक्स, इनको हम टूल्स कहते हैं। सो ये स्टैटिस्टिकल कुछ टूल्स हैं जो कि अप्लाई किए जाते हैं और जिनसे वेदर को फोरकास्ट किया जाता है। तो जो हमारे पास प्रीवियस इंफॉर्मेशन होती है, यानी कि
जो वेदर की जितने भी रिकॉर्ड प्रीवियस है, 1 साल का, 2 साल का, 1 महीने का, जितना भी प्रीवियस रिकॉर्ड है वो, और जो करंट रिकॉर्ड है या करंट इन्फॉर्मेशन है उस दिन की, उसको मिला के हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमें बताया जाता है कि कल ऐसे होगा, या ये वीक इस तरह से चलेगा, या अगर इन जनरल हम वेदर का ट्रेंड देखें या टेम्परेचर देखें या ग्लोबली टेम्परेचर का ट्रेंड देखना चाहें, तो उसको हम 100 ईयर्स तक भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। यानी कि अभी हमारे पास जितनी भी वेदर के बारे में इंफॉर्मेशन है, जितना भी डाटा है टेम्परेचर का, क्लाइमेट का, और जो हमारे पास प्रीवियस पुराना चलता आ रहा है, बहुत सालों का रिकॉर्ड है, उस सब को मिला के, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो प्रीवियस है और जो प्रेजेंट है, उसको मिला के हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और इवन हम 100 ईयर्स तक भी उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। हम ये भी देख सकते हैं कि अगर आज या अब ये ट्रेंड चल रहा है, टेम्परेचर का ये ट्रेंड चल रहा है, इस तरह से टेम्परेचर में इंक्रीज़ आ रहा है या डिक्रीज़ आ रहा है, तो 100 ईयर्स के बाद क्या ऑलमोस्ट, मतलब ज़रा एग्जैक्टली तो वैसा नहीं हो सकता, लेकिन ऑलमोस्ट क्या ट्रेंड होगा टेम्परेचर का, कितना वो हाई जाएगा या कितना लो आएगा या किस ट्रेंड पे होगा, ये सारी प्रिडिक्शन है जो कि स्टैटिस्टिक्स की मदद से हो जाती हैं। सेकंड है हमारे पास इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस। व्हाट हैपन्स इफ द फोरकास्ट इंडिकेट्स दैट अ स्टॉर्म इज imminent or that tornadoes are likely to occur. So यहाँ पे जो एग्जांपल दी जा रही है वो इमरजेंसीज की है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में जैसे फ्लड्स आ जाते हैं, और बाहर के ममालिक हैं वहाँ पे टॉर्नेडोज, स्टॉर्म्स वगैरह ये काफ़ी ज़्यादा आते रहते हैं। तो ये एक इमरजेंसी की होती है। अब इसको जो है वो प्रिडिक्ट कर लिया जाता है, और प्रिडिक्ट करके इंडिकेट किया जाता है, और पहले से वार्निंग भेज दी जाती है। एजेंसीज़ वगैरह जो भी इसके लिए काम कर रही होती हैं, जो कि इनमें इंडिकेट कर देती हैं कि अब एक इमरजेंसी आने वाली है। सो वहाँ पे भी ये स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज़ किए जाते हैं जो ये बता देते हैं कि अब यहाँ पे स्टॉर्म आ सकता है, या टॉर्नेडो, या जैसे फ्लड्स को प्रिडिक्ट कर लिया जाता है और पहले से लोगों को बता दिया जाता है कि यहाँ पे प्रिडिक्टेड है कि हो सकता है, चांस है कि इस तरफ फ्लड आ जाए या स्टॉर्म आ जाए या टॉर्नेडोज जो भी होते हैं, या जो भी और इस तरह की इमरजेंसी की कैफियत होती हैं, उनको पहले से प्रिडिक्ट कर लिया जाता है। तभी लोगों को बता दिया जाता है कि आप मूव कर जाएं यहाँ से। सो ये सारी प्रिडिक्शन किस बेस पे होती है? ये सारी प्रिडिक्शन डाटा की बेस पे होती हैं, जो कि बताती हैं कि क्या ट्रेंड चल रहा है और आगे क्या ट्रेंड चल सकता है। Why statistics is important डेली लाइफ एग्जाम्पल, उसी की कंटिन्यूएशन है। थर्ड है हमारे पास जो इसकी एग्जाम्पल है वो है प्रिडिक्टिंग डिजीज़। So lots of time on the news reports statistics about a disease are reported. If the reporter simply reports the number of people who either have the disease or who have died from it, it's an interesting fact, but it might not mean much to your life. But when statistics become involved, you have a better idea of how that disease may affect you. So यहाँ पे डिजीज़ के बारे में बताया जा रहा है कि डिजीज़ के बारे में भी जब हम स्टैटिस्टिक्स यूज़ करते हैं। अब डिजीज़ के बारे में स्टैटिस्टिक्स, ये जो मैंने बोला है डिजीज़ के बारे में स्टैटिस्टिक्स, इसको मैंने किसी और सेंस में बोला है। डिजीज़ के बारे में स्टैटिस्टिक्स ये ऐसे ही है जैसे मैंने आपको कहा था कि फ्रूट्स के स्टैटिस्टिक्स या गंदम के, वीट के स्टैटिस्टिक्स एक्सेट्रा। सो डिजीज़ के स्टैटिस्टिक्स क्या होंगे? किसी भी अगर आप एरिया को वो कर लें, प्रिसाइज कर लें कि इस एरिया में डिजीज़ के स्टैटिस्टिक्स क्या हैं, तो आप कहेंगे कि इस एरिया में ये डिजीज़ हैं और इस रेशो से चल रही हैं, इतने लोग इफ़ेक्ट हुए, इतने लोग क्योर हुए, इतने लोगों की डेथ हुई, इतने लोग क्रिटिकल कंडीशन पे गए। सो ये सारी हैं स्टैटिस्टिक्स डिज़ीज़ के बारे में। सो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप किसी भी डिज़ीज़ को प्रिडिक्ट कर सकते हैं या उसके ट्रेंड को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सो बेस्ड ऑन द डाटा
बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रीवियस एंड प्रेजेंट हम डिजीज़ के भी ट्रेंड को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये डिज़ीज़ अब तक ये इफ़ेक्ट कर चुकी है। पास्ट की भी इंफॉर्मेशन आपके पास है और प्रेजेंट का भी सारा डाटा आपके पास है। अब उस डाटा को यूज़ करते हुए आप ये देखते हैं कि ये डिज़ीज़ का ट्रेंड क्या चल रहा है। सो उसको हम फ्यूचर को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं किसी भी डिज़ीज़ के बारे में। और जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा ये कोरोना का कोविड-19 का इशू है, सो आप देखेंगे कि आपने बहुत ज़्यादा ग्राफ्स देखे होंगे, मंथली ग्राफ्स आ रहे होते हैं कोरोना के बारे में, और डिफरेंट मंथ्स पे आते हैं, 6 मंथ्स 4 मंथ्स के, या ओवर द ईयर भी आ सकते हैं। अब तो ईयर भी होने वाला है। सो यहाँ पे उस ट्रेंड को क्या बताएं, वो ट्रेंड कैसे बनता है, वो ग्राफ्स कैसे बनते हैं। वो ग्राफ्स उस डाटा की बेस पे बनते हैं जो कि उस वक़्त तक रिपोर्ट हो चुका होता है, जो कि उस वक़्त तक एनालाइज हो चुका होता है, और फिर उसी को यूज़ करते हुए आप फर्दर भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने देखा कि जून तक ये ट्रेंड था, या अब सितंबर चल रहा है, तो आपने देखा कि सितंबर तक कोविड-19 का ये ट्रेंड है, और उसको यूज़ करते हुए आप फर्दर अपने ग्राफ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। आप फर्दर प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि फ़र्दर इस सिचुएशन में आगे और क्या हो सकता है, इतने केसेस आए, इतने केसेस जो हैं वो रिकवर हुए, इतने डेथ्स हुई, इतने क्रिटिकल हुए। सो इन फ्यूचर जो है वो इसका क्या ट्रेंड जा सकता है। और इसी तरह हुआ है हर मुल्क में, पूरी दुनिया में कोविड के जितने भी पेशेंट्स हैं या जितने भी इसके केसेस हैं, उसको इसी तरह प्रिडिक्ट किया गया है कि अगर जैसे स्टार्ट हुआ था चाइना से, तो वहाँ पे जितनी भी स्टैटिस्टिक्स ली गई कोविड-19 के पेशेंट्स की, उसको अगर आपने प्रिडिक्ट किया तो जो भी नेक्स्ट कंट्री था उसने अपने लिए प्रिडिक्ट कर लिया, हर कंट्री ने या डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए प्रिडिक्ट किया गया कि ये ट्रेंड है तो यहाँ ऐसे होगा। लेकिन वो अलग बात है कि उस डिज़ीज़ का हर कंट्री में डिफरेंट ट्रेंड बन गया था। For example, studies have shown that 85 to 95% of lung cancers are smoking related. So यहाँ पे जो एग्जांपल दी गई है वो है स्मोकर्स की और लंग कैंसर्स का रिलेशन बताया गया। अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया, स्टडी कंडक्ट की कि जितने भी लंग कैंसर के पेशेंट्स हैं उनको सर्वे किया, और उनमें 85 to 95% लोग वो थे जो कि स्मोकर्स थे। सो फिर ये एक कंक्लूजन ड्रॉ किया जा सकता है कि लंग कैंसर जो है वो स्मोकिंग से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं, यानी आपके लंग्स जो हैं वो स्मोकिंग से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा The statistics should tell you that most of lung cancer cases are related to smoking, and that if you want to have a good chance of avoiding lung cancer, you shouldn't smoke. So जितने भी स्टैटिस्टिक्स हैं अगर आप उनको यूज़ करें या उनको एनालाइज करें तो ये एक कंक्लूजन ड्रॉ होता है कि अगर आप लंग कैंसर से या लंग डिजीज़ से बचना चाहते हैं तो आपको स्मोक नहीं करना चाहिए। सो ये सारा जो रिज़ल्ट था ये कहाँ से आया, ये कैसे प्रेडिक्ट कर लिया कि स्मोक नहीं करनी चाहिए अगर आप अपने लंग्स को सही रखना चाहते हैं। तो ये सारा बेस कर रहा था वही स्टैटिस्टिक्स पे, जो वही टूल्स पे कि सबसे पहले कलेक्ट किया गया होगा डाटा, फिर उसको ऑर्गेनाइज किया गया होगा, प्रेजेंट किया होगा, एनालाइज किया गया, एंड देन फाइनली ये कंक्लूजन ड्रॉ किया कि वाकई स्मोकिंग का लंग कैंसर से बहुत ज़्यादा उसका आपस में इनका रिलेशन है। और अगर आप चाहते हैं कि आप लंग कैंसर को अवॉइड करना चाहते हैं तो आपको स्मोक नहीं करना चाहिए। सो नेक्स्ट एग्जांपल है मेडिकल स्टडीज़। Scientists must show a statistically valid rate of effectiveness before any drug can be prescribed. Statistics are behind every medical study you hear about. So जितनी भी मेडिकल स्टडीज़ हैं, जितनी भी मेडिकल रिसर्चेज़ हैं, जितनी भी मेडिसिन्स बन रही हैं, उन सब के पीछे स्टैटिस्टिकल स्टडी है, स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज़ हो रहे हैं। और कोई भी दवाई या कोई भी मेडिसिन जब भी बनती है तो उसको जो है हमेशा उसको प्रिस्क्राइब करने से पहले उसको उस पर जो भी एनालिसिस किया जाता है, जो भी उसको चेक किया जाता है कि इफ़ेक्टिव है नहीं है, ये सारा का सारा स्टैटिस्टिकल टूल से यूज़ किया जाता है। अगली एग्जांपल जेनेटिक्स की है। जेनेटिक्स में मैनी पीपल आर अफेक्टेड विद डिजीज़ेस दैट कम फ्रॉम देयर जेनेटिक makeup, and these diseases can potentially be passed on to their children.
सो आपको पता है कि बहुत सारी डिजीज़ेज जो होती हैं वो जेनेटिकली ट्रांसफ़र होती हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रन। सो बहुत सारी डिजीज़ेज़ जो ऐसी हैं उनको प्रिडिक्ट किया जा सकता है या उनका चांस बताया जा सकता है कि कितना चांस है कि ये वाली डिज़ीज़ पेरेंट से चिल्ड्रन में ट्रांसफ़र होगी या नहीं होगी। इस सारे में भी जो स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है पॉलिटिकल कैंपेन्स। Whenever there is an election, the news organizations consult their models when they try to predict who the winner is. Candidates consult voter polls to determine where and how they campaign. Statistics play a part in who your elected government officials will be. So जब कहीं भी आपको पता है कि इलेक्शंस हो रहे होते हैं, बहुत सारी कैंपेन्स चल रही होती हैं, वहाँ जाके अगर आप वोटर से जो इंटरव्यू करें सो उससे आप एक आइडिया ले सकते हैं कि कौन सा जो कैंडिडेट है वो ज़्यादा उसके जीतने के चांस है। उन इंटरव्यू से आप ये जान सकते हैं, एक आप आइडिया ले सकते हैं। तो ये भी जो है सारा का सारा स्टैटिस्टिक्स के से ही स्टैटिस्टिक्स भी इसी सारे में यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास इंश्योरेंस। सो insurance, you know that in order to drive your car you are required by law to have car insurance. So यहाँ पे कुछ कंट्रीज़ का बताया जा रहा है कि कुछ कंट्रीज़ में ये लॉ होता है कि अगर आप कार ड्राइव करना चाहते हैं तो आपके पास इंश्योरेंस होनी चाहिए। सो यहाँ पे जो इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं वो सारी भी यहाँ पे पाकिस्तान में हों या बाहर हों, जहाँ भी हों, स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज़ करती हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास कंज्यूमर गुड्स। सो जितनी भी हमारे पास गुड्स हैं उनमें भी स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी चीज़ जो है वो जब ज़्यादा जहाँ उसकी डिमांड की जाती है वहाँ वो ज़्यादा भेजी जाती है। सो ये कहाँ से कंट्रोल हो रहा होता है, कहाँ कौन सी चीज़ कितनी भेजनी है, कहाँ कुछ भेजना है या नहीं भेजना, कितना भेजना है, ज़्यादा भेजना है, जल्दी भेजना है, ये सारे का सारा जो डाटा है और इसकी हैंडलिंग है ये सारी स्टैटिस्टिकल हैंडलिंग है। सो जितनी भी गुड्स हैं आप देखें कि कुछ एरियाज़ में कुछ गुड्स ज़्यादा यूज़ होती हैं, सो वहाँ पे उन गुड्स को ज़्यादा सप्लाई किया जाता है। किसी और एरिया में अगर वो गुड्स कंज्यूमर मतलब अगर नहीं वो ख़रीदी जा रही कुछ चीज़ें, सो उस एरिया में वो ज़्यादा कभी भी नहीं भेजी जाएंगी। और ये कैसे पता चलेगा कि उस एरिया में ये चीज़ ज़्यादा नहीं यूज़ हो रही, लोग कम यूज़ कर रहे हैं? तो ये भी एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है, ये भी हमें स्टैटिस्टिक्स से ही पता चलेगा। और जब ये पता चलेगा तो उसके अकॉर्डिंगली फिर गुड्स को वहाँ पे कम उसी के मुताबिक भेजा जाएगा, जहाँ ज़्यादा डिमांड है वहाँ ज़्यादा भेजा जाएगा एंड सो ऑन। नाइन्थ एग्जांपल है हमारी स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट में भी जितने भी ग्राफिकल या फोरकास्टिंग की जाती है या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की जाती है, इसके अलावा भी बहुत कुछ जो भी हम स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज़ करते हैं वो सारा भी स्टैटिस्टिक्स के अंडर ही। सो लास्ट एग्जांपल है हमारी क्वालिटी टेस्टिंग। सो क्वालिटी टेस्टिंग में आपको पता है कि डिफरेंट कंपनीज़ होती हैं जिनकी क्वालिटी को टेस्ट किया जाता है। डिफरेंट कंपनीज़ टेस्ट करती हैं क्वालिटी को, और वो कैसे टेस्ट करती हैं, आप ज़ाहिर है किसी भी कंपनी में अगर कोई भी प्रोडक्ट चेक करने जाते हैं, अगर वहाँ पे आप कह लें कि 1000 फॉर एग्ज़ाम्पल 1000 प्रोडक्ट्स हैं और आपने चेक करना है, तो ऐसा नहीं होता कि एक एक प्रोडक्ट को चेक किया जा रहा है, एक एक प्रोडक्ट को चेक किया जा रहा है, ऐसे नहीं होता। आप 1000 की 1000 या 1000 तो मैंने कम बताया जा रहा है कंपनीज़ में जहाँ प्रोडक्शन हो रही है किसी भी प्रोडक्ट की, तो वहाँ पे बहुत थाउजेंड्स में प्रोडक्शन होती है। सो अब क्या एक एक एलिमेंट को चेक किया जाएगा? 1000 है, अगर फॉर एग्जांपल 10,000 वहाँ पे प्रोडक्ट तैयार हुई हुई हैं, तो क्या हम एक एक उन 10,000 के एक एक एलिमेंट को, हर प्रोडक्ट को चेक करेंगे और फिर बताएंगे कि क्या इसकी क्या क्वालिटी है क्या नहीं? नहीं, ऐसा नहीं होता। वहाँ पर भी जो भी प्रोसेस किया जाता है कि आप उस सारे में से आप एक चंद एक को सेलेक्ट करते हैं, उस पर चेकिंग करते हैं, उस पर फिर जो भी एनालिसिस या रिज़ल्ट कंक्लूजन बेस करते हैं, सो वो सारा का सारा आता है अंडर स्टैटिस्टिकल स्टडी। ओके, की स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट। तो कुछ कॉन्सेप्ट हैं स्टैटिस्टिक्स के जो कि
बहुत अहम है और बहुत ही बेसिक हैं, और वो आपने शुरू में ही उनको समझना है। उनमें सबसे पहला है ऑब्जर्वेशन। Anything that can be measured or observed is called an observation. For example, chairs in a room, trees, students in any university. So ऑब्जर्वेशन क्या है कि कोई भी चीज़ या इंसान या कुछ भी इंडिविजुअल जिसको हम मेजर कर सकें, जिसको हम ऑब्ज़र्व कर सकें या करना चाह रही हों, वो कहलाता है ऑब्जर्वेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने स्टडी करना है चेयर्स को, किसी भी रूम की चेयर पे आपने कुछ भी उसकी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर रहे हैं, तो हमारी ऑब्जर्वेशन क्या होंगी? चेयर्स। और अगर कोई भी रिसर्च या कोई भी स्टडी चल रही है ट्रीज़ पे, तो ट्रीज़ हमारी, हर ट्री हमारी एक ऑब्जर्वेशन हो जाएगी। इसी तरह अगर आप करें यूनिवर्सिटी के, किसी भी ख़ास यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, आपने कहा उस पर हमने कुछ स्टडी करना या इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उस यूनिवर्सिटी के हर स्टूडेंट एक ऑब्जर्वेशन होगा। सेकेंड है हमारे पास डाटा। नंबर्स और मेजरमेंट्स that are collected as result of observations are called data. So जो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं, उनसे जो भी हमें नंबर्स या मेजरमेंट्स रिसीव होती हैं, वो कहलाता है डाटा। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम ये चाह रहे हैं कि हम ये देखें कि इस यूनिवर्सिटी में, आपकी यूनिवर्सिटी के इस कैंपस में चेयर्स कितनी हैं, नंबर ऑफ़ चेयर्स कितनी हैं, ये हमें डाटा चाहिए। ठीक है। सो जितनी भी उस यूनिवर्सिटी में चेयर्स होंगी, वो सारी की सारी हो जाएंगी ऑब्जर्वेशंस, और हर चेयर एक ऑब्जर्वेशन होगी। अब इधर से जो डाटा हमारे पास आएगा, जो मेजरमेंट आएगी या नंबर्स आएंगे, वो होगा डाटा। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास डाटा आ जाता है कि इस यूनिवर्सिटी में 3000 चेयर्स हैं। सो ये जो 3000 की मेजरमेंट है या नंबर है, ये है हमारे पास डाटा। और data are a bunch of values of one or more variables. For example, number of chairs in a room, number of trees, number of students in any university. So ये वही बातें डिस्कस हो रही हैं, ये वही चीज़ है जो कि अभी हम डिस्कस कर। नेक्स्ट है हमारे पास पॉपुलेशन। A population is an individual or group that represents all the members of a certain group or category of interest. Size of a population is denoted by capital N. So population क्या है? बेसिकली हमारे पास, हम जिस चीज़ को स्टडी करना चाह रहे हैं, उसको जब हम स्पेसिफाई कर देते हैं, उसके होल ऑब्जर्वेशंस को, यानी कि आपने अगर कहा कि मैंने स्टडी करनी है, मैंने जानना है, या कोई भी आप करना चाह रहे हैं सर्वे वगैरह इस यूनिवर्सिटी के इस कैंपस के स्टूडेंट से, ठीक है। आपने किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी एक कैंपस को सेलेक्ट कर लिया कि इसके स्टूडेंट से मुझे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए, फिर आपने उसको एनालाइज करके कोई कंक्लूजन ड्रॉ करना है। या हम कहते हैं कि किसी ख़ास सब्जेक्ट के बारे में आपको स्टूडेंट्स की राय पता करनी है, तो आप एक यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लें। अब उस यूनिवर्सिटी का हर स्टूडेंट, उस यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट्स पॉपुलेशन कहलाएंगे। ठीक है। हम जिस भी जगह के बारे में कोई भी राय कायम करना चाहते हैं या कोई कंक्लूजन बनाना चाहते हैं किसी भी जगह, किसी भी चीज़, किसी भी लोगों के बारे में, उस सारे का जो एग्रीगेट होता है, वो टोटल, वो कहलाता है पॉपुलेशन। और साइज़ ऑफ द पॉपुलेशन का मतलब ये है कि कितने नंबर ऑफ पॉपुलेशन, मतलब कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं उसके अंदर, और उसको हम शो करते हैं कैपिटल N से। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने अभी आपको यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम्पल दी कि मैं किसी ख़ास सब्जेक्ट पे, फॉर एग्ज़ाम्पल स्टैट्स के बारे में, मैं ये जानना चाहती हूँ कि स्टैट्स कितने स्टूडेंट्स को पसंद है और कितने स्टूडेंट्स को पसंद नहीं है, और मैं आपकी यूनिवर्सिटी के इसी कैंपस को स्टडी करना चाहती हूँ। मतलब यूनिवर्सिटी के, आपको पता है बहुत सारे कैंपसेस होते हैं, हम चाहें तो हम सारे कैंपस भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो मुश्किल होता है, तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर करना चाह रही हूँ स्टडी और मैं चाह रही हूँ स्टैट्स के बारे में जानना, तो मैं इसी आपकी यूनिवर्सिटी के इसी कैंपस को अपनी पॉपुलेशन बनाना चाहती हूँ, इसके बारे में राय कायम करना चाहती हूँ।
तो जब मैंने कहा कि स्टूडेंट्स ऑफ दिस यूनिवर्सिटी एंड दिस कैंपस, तो आपकी यूनिवर्सिटी के इस कैंपस के सारे स्टूडेंट्स, चाहे वो किसी भी फील्ड के हैं, वो सारे स्टूडेंट्स बन जाएंगे पॉपुलेशन, सारे स्टूडेंट्स। लेकिन क्योंकि मैंने स्पेसिफाई किया है कि स्टूडेंट्स, तो फिर अब बाकी जितने भी लोग हैं, टीचर्स हैं, स्टाफ हैं, गार्ड्स हैं, और जितने भी लोग हैं अदर देन स्टूडेंट्स, वो इनमें काउंट नहीं होंगे, क्योंकि मैंने स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स कहा है। सो अब ये स्टडी मैंने करनी है और ये सारी बन गई मेरी पॉपुलेशन। सो सेकंड है हमारे पास सैंपल। सैंपल क्या होता है? सैंपल इज अ सबसेट ड्रॉन फ्रॉम द लार्जर पॉपुलेशन। साइज ऑफ अ सैंपल इज डिनोटेड बाय कैप स्मॉल एन। अच्छा, अब सैंपल क्या है कि इस पूरी पॉपुलेशन को, जिसको आपने डिफाइन करके अच्छी तरह बना लिया, इसमें से आप एक सबसेट ले लेते हैं, या इसका छोटा सा हिस्सा ले लेते हैं, या उन सारे लोगों में की बजाय आप इनमें से चंद लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। ये कहलाता है सैंपल। और यहाँ पे जो ये डायग्राम से शो किया गया है, ये पॉपुलेशन और सैंपल के डिफरेंस को शो किया गया है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये हमारी पॉपुलेशन थी सारी। फॉर एग्जांपल आप ये सोच लें कि ये आपकी यूनिवर्सिटी का ये वाला कैंपस है और ये सारे के सारे इसमें स्टूडेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल, ज़ाहिर यूनिवर्सिटी में तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये एग्जांपल से समझाया जा रहा है। अब ये है जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 लोगों की पॉपुलेशन है। और इस पे मैं कोई स्टडी करना चाह रही हूँ, कुछ जानना चाह रही हूँ कुछ, तो अब देखें यहाँ पे इसका साइज़ क्या है। साइज़ का मतलब है कि कितनी नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस हैं आपकी पॉपुलेशन के अंदर। तो हमने काउंट कर ली कि ये 10 है, तो कैपिटल N इज इक्वल्स टू 10 हो जाएगा, यानी साइज़ ऑफ द पॉपुलेशन इज़ 10। अच्छा, सैम्पल क्या होगा कि मैं बजाय इसके कि इन 10 के 10 को मैं सेलेक्ट करूं और उनसे जाके पूछूं, या कोई भी सर्वे करूं, या कोई भी फॉर्म, जैसे भी मैंने अपने लिए डिसाइड किया हुआ है, मैंने रिसर्च करनी है, तो मैं इन 10 के 10 की बजाय इनमें से चंद एक को सिलेक्ट कर लेती हूँ। अब यहाँ पे सिर्फ 3 सेलेक्ट किए हुए दिखाए हैं। फॉर एग्जांपल 3 भी सिलेक्ट हो सकते हैं, 4 भी, 5 भी, ये डिपेंड करता है हम पे। तो यहाँ पे ये 3 जो है ऑब्जर्वेशंस आउट ऑफ दिस 10 ये सिलेक्ट कर ली गई हैं, और वो कहलाता है सैम्पल। और सैम्पल साइज़ का मतलब है कि आपने सैम्पल में कितनी ऑब्जर्वेशन सेलेक्ट की हैं फ्रॉम द पॉपुलेशन। सो फ्रॉम दिस पॉपुलेशन वी हैव सेलेक्टेड 3 ऑब्जर्वेशंस इन द सैम्पल, तो स्मॉल n इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। साइज ऑफ द सैम्पल इज 3। एग्जाम्पल्स ऑफ पॉपुलेशन। सो पॉपुलेशन की कुछ एग्जाम्पल्स दी जा रही हैं यहाँ पे। ऑल लाइकली वोटर्स इन द नेक्स्ट इलेक्शन। तो आप देखेंगे इलेक्शन होने वाले हैं और आप इलेक्शन के बारे में कुछ भी करना चाहते हैं, सर्वे वगैरह कुछ भी जानना चाहते हैं, कोई भी स्टडी कंडक्ट करना चाहते हैं, तो आपकी जो पॉपुलेशन होगी वो क्या बनेगी? जितने भी वोटर्स हैं, ठीक है, वो सारे लोग के जो वोट दे सकते हैं वो सारे वोटर्स होंगे। तो वो जितने भी हैं, मतलब अगर आप एक कंट्री को कर रहे हैं आइडेंटिफाई, पाकिस्तान को कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में जितने भी वोटर्स होंगे वो सारे के सारे आप बन जाएंगे हमारी पॉपुलेशन। एक और एग्जांपल है ऑल जेट इंजन्स प्रोड्यूस दिस ईयर। तो जितने भी इस ईयर में जेट इंजन्स प्रोड्यूस्ड हुए हैं, ठीक है, आप उन पे कुछ भी स्टडी करना चाह रहे हैं या कोई रिसर्च करना चाह रहे हैं, तो उन सारों का जो एग्रीगेट या वो सारे के सारे के जो कलेक्टिव होंगे वो सारे इस ईयर के। और स्पेसिफिकली फिर हम कोई जगह भी डिफ़ाइन कर देते हैं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान या कोई भी और कंट्री या कोई सिटी। नेक्स्ट एग्जांपल है ऑल टैक्स रिसीट्स ओवर दिस ईयर। सो इसी तरह टैक्स की जितनी भी रिसीट्स हैं आई हैं इस ईयर में, वो सारी की सारी हमारी पॉपुलेशन बन जाएंगी। अगर हम स्टडी करना चाह रहे हैं टैक्स रिसीट पे, कोई भी हम स्टडी करना चाह रहे हैं, उनको चेक करना चाह रहे हैं, सो पॉपुलेशन क्या बन जाएगी? उस साल की सारी जितनी भी टैक्स की रिसीट्स हैं सारी। ओके, अगर हम जेट इंजन्स को स्टडी करना चाह रहे हैं, उन पे कोई एनालिसिस या स्टडी कंडक्ट करना चाह रहे हैं, तो उस साल की, क्योंकि हमने उस साल को स्पेसिफाई कर दिया,
उस साल में जितने भी जेट इंजन्स बने हैं वो सारे के सारे उसकी पॉपुलेशन बन जाएंगे। इसी तरह अगर आप इलेक्शन पे कर रहे हैं, नेक्स्ट इलेक्शन पे, तो जितने भी लोग नेक्स्ट इलेक्शन में वोटर्स होंगे वो सारे के सारे पॉपुलेशन बन जाएंगे। अच्छा, अब इसी पॉपुलेशन में से एग्जांपल दी गई है सैंपल की कि अगर आप इसी पॉपुलेशन में से सैंपल बनाएं तो वो कैसे बन जाएगा। अब इसमें आप देखें कि पहला बन गया है 1000 वोटर्स सेलेक्टेड एट रैंडम फॉर इंटरव्यू। अच्छा, आप वोटर से जाके इंटरव्यू करना है आपने, तो आप जाहिर से बात है ये सारे वोटर्स तो बहुत ज़्यादा होंगे, सबके सब पूरी पॉपुलेशन को तो नहीं हम सर्वे कर सकते या इंटरव्यू कर सकते। तो इसमें से आप कह लेंगे 1000 वोटर्स सेलेक्ट कर लिए रैंडमली इंटरव्यू के लिए। तो पॉपुलेशन थी हमारे पास वो तमाम के तमाम वोटर्स, और उसमें से जो हमने सैंपल बनाया वो 1000 कोई भी वोटर्स जो थे हमने रैंडमली सेलेक्ट कर लिए। नेक्स्ट है हमारे पास जितने भी जेट इंजन्स बने थे उस साल में वो सारे की सारी पॉपुलेशन थी। अ फ्यू इंजन सेलेक्टेड फॉर डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। तो अब टेस्टिंग के लिए हमने उसमें से थोड़े से सेलेक्ट कर लिए, तो ये हो गया हमारा सैंपल। इसी तरह जितनी भी टैक्स रिसीट्स हैं वो सारी की सारी थी पॉपुलेशन, और जो ऑडिट के लिए चेक की जाती हैं वो उनमें से चंद एक हैं, रैंडम रिसीट्स सेलेक्टेड फॉर ऑडिट। ठीक है, तो ऑडिट में जाहिर सी बात है सारी की सारी तो नहीं चेक की जाती, उनमें से रैंडमली चंद एक को सेलेक्ट किया जाता है और उसी की बेस पे फिर हम जो भी कंक्लूजन अपना ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पैरामीटर। अ पैरामीटर इज अ न्यूमेरिकल मेजरमेंट डिस्क्राइबिंग सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पॉपुलेशन। अच्छा, अब आप समझ चुके हैं कि पॉपुलेशन क्या होती है और सैंपल क्या होता है और इन दोनों में फ़र्क क्या होता है। सो पैरामीटर डील करता है, पैरामीटर का ताल्लुक है पॉपुलेशन के साथ। पॉपुलेशन में से आप कोई भी न्यूमेरिकल मेजरमेंट करें, पॉपुलेशन के डाटा में से कोई भी न्यूमेरिकल मेजरमेंट आपने की है तो वो कहलाएगी पैरामीटर। और अ पैरामीटर इज़ अ वैल्यू जनरेटेड फ्रॉम और अप्लाइड टू अ पॉपुलेशन। ठीक है, तो पैरामीटर डील करता है सारा का सारा पॉपुलेशन के साथ। पॉपुलेशन के डाटा में आप कोई भी न्यूमेरिकल मेजरमेंट कैलकुलेट करेंगे तो वो उसका नाम होगा पैरामीटर। और स्टैटिस्टिक क्या है? पैरामीटर के अगेंस्ट आता है स्टैटिस्टिक। अ स्टैटिस्टिक is a numerical measurement describing some characteristic of a sample। तो अगर वही काम सारा का सारा हम सैंपल पे करें तो वो कहलाएगा स्टैटिस्टिक। अब यहाँ पे आप एक और चीज़ गौर से देख लें कि ये यहाँ पे स्टैटिस्टिक लिखा है, दिस इज़ नॉट स्टैटिस्टिक्स। जो हमारा ये सब्जेक्ट है वो है स्टैटिस्टिक्स, उसके एंड पे एस आता है, बट ये यहाँ पे जिसकी हम बात कर रहे हैं पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक, इसके आखिर में एस नहीं आता, ये सिंपल स्टैटिस्टिक है। सो पैरामीटर के अगेंस्ट आता है स्टैटिस्टिक। पैरामीटर डील करता है पॉपुलेशन के साथ और स्टैटिस्टिक डील करता है सैंपल के साथ। अब पैरामीटर जो है पॉपुलेशन में से कोई भी मेजरमेंट, न्यूमेरिकल मेजरमेंट कैलकुलेट करें, कोई फॉर्मूला लगाएं, कोई वैल्यू उसमें से निकालें, वो कहलाएगी पैरामीटर। और अगर आप सैंपल में से कोई भी न्यूमेरिकल मेजरमेंट डिस्क्राइब कर लें या कोई भी मेजरमेंट आप उसमें से कैलकुलेट कर लें या कोई भी कैरेक्टरिस्टिक आप सैंपल की डिफ़ाइन करें, सो वो कहलाएगा स्टैटिस्टिक। ब्रांचेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स की दो ब्रांचेस हैं, एक है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड द अदर वन इज़ इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स which deals with concepts and methods concerned with summarization and description of the important aspects of numerical data, the graphical displays and computation of few numerical quantities that provide information about the center of the data and indicate the spread of the observations। So descriptive statistics deal करता है डाटा की समराइजेशन, description of important aspects, graphical displays, computation of numerical quantities, इन सारी चीज़ों से डील करता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। यानी कि एक हमारे पास जब डाटा आया
उस डेटा को हम दो डिफरेंट तरह से स्टैटिस्टिकली डील कर सकते हैं। सो हमने स्टैटिस्टिक्स को इन दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जहाँ पे हम डेटा को समराइज़ करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। ग्राफिकल डिस्प्लेस का मतलब ये है कि आपने देखा होगा कि ग्राफ से शो हो रहा होता है बहुत जगहों पे। इसी तरह क्रिकेट मैचेस जैसे होते हैं, आप क्रिकेट मैचेस देखते हैं तो आपको पता होगा कि साथ साथ उसका ग्राफिकल डिस्प्ले चल रहा होता है। ग्राफिकली जितने भी रन्स वगैरह होते हैं उनको ग्राफिकली शो किया जा रहा होता है साथ साथ। सो वो सारा का सारा आता है अंडर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। सेकंड है हमारे पास इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स डील्स विद प्रोसीजर्स for making inferences about the characteristics that describe the larger group of data or the whole called population from the knowledge derived from only a part of the data known as sample. So inferential statistics में हमने जो भी प्रोसीजर करना होता है ताकि हम inferences ड्रॉ कर सकें about the population, हमने इन्फरेंस ड्रॉ करना होता है, हमारा इंटरेस्ट होता है पॉपुलेशन में और उसी के बारे में हमने कोई भी इन्फरेंस ड्रॉ करना होता है और उसके लिए हम हेल्प लेते हैं सैम्पल डाटा की, यानी कि उसी पॉपुलेशन में से हम एक सैम्पल ले लेते हैं। और आप पढ़ चुके हैं कि पॉपुलेशन और सैम्पल क्या है। सो उस पॉपुलेशन में से हम एक सबसेट या एक छोटा सा पार्ट ले लेते हैं विच इज़ सैम्पल, और उस सैम्पल से हम डाटा कलेक्ट करते हैं और उस सैम्पल के रिज़ल्ट या उसके डाटा के जो भी रिज़ल्ट आए हैं उनकी बेस पे हम उस पॉपुलेशन के बारे में इन्फरेंस ड्रॉ करते हैं। और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास आता है दिस एरिया इंक्लूड्स द एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर्स एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। सो हमारे पास इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स के अंदर एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर्स आता है, यानी कि आपके पास जो भी पॉपुलेशन है उसके पैरामीटर्स, ठीक है, यानी पॉपुलेशन के पैरामीटर्स आप समझ चुके हैं कि पैरामीटर जो होता है वो पॉपुलेशन की कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। तो उसकी अगर हम करना चाहें एस्टिमेशन, और दूसरा है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। तो ये दोनों जो टॉपिक्स हैं या ये दोनों स्टडी आती हैं अंडर द टॉपिक ऑफ इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। और हमारे पास जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है उसके अंदर इससे पहले का जितना भी काम होता है जहाँ पे हम डाटा को कलेक्ट करते हैं और हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको प्रेजेंट करते हैं, उसका ग्राफिकल डिस्प्ले करते हैं। उसके अलावा उसकी कुछ और मेजरमेंट्स होती हैं, लाइक उनकी जो सेंटर है, डाटा का सेंटर क्या है या डाटा का स्प्रेड क्या है, ये जब हम जानते हैं ये आता है अंडर द टॉपिक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। और उसके बाद के जो इन्फरेंसेस हैं अबाउट द पॉपुलेशन जो कि बेस करते हैं, या सारा का सारा जो काम होता है इसके लिए उस सैम्पल पे होता है, सो ये आता है अंडर द टॉपिक इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स के। और ये जो टॉपिक है हमारा ब्रांचेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ये दोनों जो है हम इन डिटेल स्टडी करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।